सावरकर का मामला हो, और ऐसे मुद्दों को ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता को उस पर मतलब इफेक्ट जनता के ऊपर है। और जो वोट बैंक की राजनीति है, क्या वो अब राहुल गांधी भी सीख गए हैं, ये माना जाए, या पहले से सीखे हुए हैं? धन्यवाद राजीव जी। एक तो मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूं कि राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। वोट बैंक की राजनीति कर रहा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा मतलब लोगों के बीच में उन विषयों को लेकर के नहीं जाता जिसको लेकर के एक लंबी बहस छिड़ी हुई, उस पर चर्चा ही नहीं करता हूं। राहुल गांधी एकदम स्पष्ट रूप से सांप्रदायिकता के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, समाज में जो सबसे हाशिए में बैठा हुआ वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कौन राजनेता बात करता है आज के दौर में? कौन चिंता दर्शा रहा है इस बात की? जो वास्तविक तथ्य है उसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। कोई आज की सरकार यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि बजट का जितना भी आकार है उसका 20 से 22% केवल कर्जों के अदायगी में खर्च हो जा रहा है। इस सब के विपरीत राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि आखिर देश आगे बढ़ेगा कैसे। राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं कि देश को अगर आर्थिक रूप से सशक्त करना है तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं। किसानों की अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर राहुल गांधी वोट की राजनीति कर रहे होते तो अब तक वो महाकुंभ में डुबकी लगा चुके होते। उन्होंने तो एक बार भी संकेत नहीं दिया। और जो लोग इस तरह की शॉर्टकट वोटों को बटोरने का एक जो शॉर्टकट तरीका है उसमें एकदम सिरे से लगे हुए हैं। न तो कभी एक बार भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। तमाम इसको लेकर के तरह तरह की आलोचनाएं हो सकती हैं और उनके साथ ढेर सारे नेता खड़े हैं। आरजेडी के नेता नहीं आए, उन्होंने भी कभी उत्साह नहीं दिखाया। और कुंभ में लेकर के जो जितने तरह की गड़बड़ियां हैं उनको लेकर के इंडिया दल समूह का राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने भी अपनी आपत्तियां दर्ज की। तो ये वोट की राजनीति तो नहीं है। एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करके थोड़े आप चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीतने की राजनीति वो है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की बात राहुल गांधी ने कभी नहीं की। राहुल गांधी तो वो नेता हैं जिन्होंने उस विधेयक के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया था जिसमें अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को दोबारा से राजनीति पुनर्वास कैसे कर दिया जाए इसके तरीके ढूंढे जा रहे थे। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया कि नहीं चलेगा। और जिस बात को लेकर के उन्होंने बल दिया उसके खुद भी शिकार हो गए। लेकिन कहा ठीक नहीं, ये नहीं है तो नहीं है। राजनीतिक शुचिता की बात करने वाला व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति कैसे कर सकता है जी? आदर्श की बात करने वाला आदमी लोकप्रियता की बात कैसे कर सकता है? कैसे लोकप्रिय हो सकता है? आदर्श तो ढेर सारे निषेध पैदा करता है। ये स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक नैतिकता के किसी मापदंड को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का सवाल आप देख लीजिए, आपके सामने है वो। ठीक है, कानूनी रूप से निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति जो सरकार ने किया उस पर कोई सवाल नहीं पैदा कर सकता। आपने सही किया, कोई कानूनी रोक नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई निषेध नहीं है, किसी तरह का स्ट्रिक्चर नहीं है, संवैधानिक रूप से सरकार का दायित्व बनता है, सब उसने कर लिया। लेकिन क्या नैतिक रूप से यह उचित है? क्या यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप सक्षम होने के बावजूद एक ऐसा काम करें जो पारदर्शी हो, सामाजिक एक संवैधानिक न्याय को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हो? आपकी इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि एक ऐसा निर्वाचन आयोग, एक ऐसे निर्वाचन आयुक्तों को तैनात कर रहे हैं जो कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है। ये तो संदेश नहीं जाता। राहुल गांधी की जो बात कहते हैं कि आप जो उन्होंने अपनी पूरी असहमति पत्र जारी किया है कि संविधान सभा में बात क्या कही गई थी कि एक ऐसा निर्वाचन आयोग हो जो कार्यपालिका के दबावों से मुक्त हो, और आप निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो पूरी तरह से सरकार के निर्णय के अधीन है। ये तो एक केवल टुटका मात्र है कि आपने रख रखा है अपने साथ विपक्ष के नेता को, आप उनको बैठा दीजिए। उनके होने न होने का क्या मतलब है? ये दिखावा नहीं है तो और क्या?
अब आप कहीं नहीं, आप जितने जो भी कोलिजियम बनेगा सरकार बनाएगी, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। विपक्ष के नेता को जब उन विपक्ष के नेता के असहमति का कोई मतलब ही नहीं है, विपक्ष के नेता की असहमति से कोई बदलाव नहीं आने वाला, सरकार उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं होती, जो कार्रवाई होती है वो सरकार के तौर पर उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, तो फिर किस बात के लिए विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता के रूप में आप किसी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बड़े गौरव से के साथ कहा था कि हम लोकतंत्र में हमारी आस्था है कि किसी को विपक्ष का दर्जा, विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला था, बावजूद इसके हमने उसको शामिल किया। अरे ऐसा मत करते आप, इसे तो बेहतर था कि नहीं आपकी, हम किसी को शामिल नहीं करेंगे, ये सरकार का काम है, कर लेंगे। सवाल इस बात का आप आप इस सरकार की मंशा उसे भी देख लीजिए। जिस समय इस कानून को पारित किया जा रहा था संसद में, क्या स्थिति थी? 100 से अधिक सांसद निलंबित थे उस समय जी। उन स्थितियों में आपने ये कानून पारित कराया। तो यह जनता के प्रतिनिधियों के विमर्श के साथ यह कानून बना हो, सरकार ने भी लगने नहीं दिया। यह वोट बैंक की राजनीति इसको कर सकते हैं, मेरी सरकार है, जो चाहेंगे सो करूंगा मैं। लेकिन अगर आप सरकार ये कहती है, अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में यह कहते हैं कि समाज का एक एक्सरे होना चाहिए, हर जिसकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसके अनुसार सरकार अपनी नीतियां तय करे, उसके अनुसार कानून बनाया जाए, लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त कैसे किया जाए, समाज के पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जाए, वैकल्पिक एक अर्थव्यवस्था कैसे लाई जा सकती है। आप कारपोरेट के खिलाफ भाषण करके वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं, संभव है ये? राहुल गांधी तो लगातार कारपोरेट पर हमलावर है, उन्होंने तो कभी भी क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। और ऐसा कौन सा पूंजीपति होगा, ऐसा कौन सा उद्योगपति होगा जो सरकार का संरक्षण न चाहता हो? ऐसे राजनीतिक दल के साथ क्यों अपने आप को जोड़ना चाहेगा जो उसके सुबह से शाम तक केवल आलोचना कर रहा हो? तो वह यह बात चलिए, ये आ गया, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। सवाल इस बात का, और मैं अब क्या है ये सिवाय इसके जो बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि अपने सामान्य कार्यकर्ता को वो मुख्यमंत्री बना सकती है। वो कितना उसकी सेव होगी, कितनी उसकी राजनीतिक दखल होगी, नीति निर्णय में उसका कितनी भूमिका होगी, यह सवाल नहीं है। लेकिन वो एक यह मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को देना चाहती है कि वो सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, सामान्य कार्यकर्ता बड़े पद पर आसीन हो सकता है। यह मैसेज देने की कोशिश, यह वोट बैंक की राजनीति है। सवाल तो राहुल गांधी का सवाल इस बात को लेकर के राहुल गांधी की तारीफ की जानी चाहिए कि लोकतंत्र के ऊपर हो रहे हमले और लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की जा रही कोशिशों के खिलाफ वो मजबूती के साथ खड़े। और आज यह राजनीतिक आवश्यकता है। रही बात अपने इस अभियान को आगे ले जाने के लिए जो कांग्रेस के ऊपर एक राजनीतिक दायित्व है, वह है अपने संगठन को मजबूत करना। सांगठनिक मजबूती के बगैर आप अपनी बात को लोगों तक नहीं ले जा सकते, और अगर आप ले भी चले जाएंगे तो उसका राजनीतिक या चुनावी लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक राजनीतिक परिदृश्य तो बनेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये राजनीतिक परिदृश्य ही है कि कुंभ के स्नान में बड़े कई राजनीतिक दल हैं जो शामिल नहीं हुए। कांग्रेस, अरे बीजेपी और बीजेपी के समर्थक नेताओं को आप छोड़ दीजिए, आरजेडी नहीं गई, जेडीयू के नीतीश कुमार जी नहीं गए जो एनडीए के सदस्य हैं जी, बीजेडी के नेता नहीं आए, डीएमके के नेता नहीं आए, तमिल समागम कराया जा रहा है सरकार की ओर से। लोग, तमिल के लोग आ रहे हैं बनारस में, उनका संगम होता है, फिर उनको लेकर के लोग आते हैं प्रयागराज, फिर उनको ले जाया जा रहा है अयोध्या। बावजूद इसके उस राज्य का कोई भी प्रमुख दल यहां नहीं आया जो लोगों की राजनीति करता है। तो ये जो कांग्रेस की एक राजनीति है कि देश धर्मनिरपेक्ष है और सरकार किसी धर्म के साथ नहीं खड़ी हो सकती, उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। इस मजबूत संदेश के साथ खड़ा होना वोट की राजनीति नहीं हो सकती। यह एक आदर्श समाज बनाने की राजनीति है, एक मूल्यपरक समाज बनाने की कोशिश है, और कांग्रेस के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी है।